चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ डॉक्टर जयशंकर की यह मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई खास बात। सीमा विवाद, आतंकवाद सहित इस वक्त के ग्लोबल ऑर्डर और साथ ही अर्थव्यवस्था पर हुई खास बात। साथ ही इस मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने ये भरोसा जताया कि NSA अजीत डोभाल के साथ होने वाले SR लेवल टॉक में भारत और चीन के बीच के सीमा विवाद के समाधान की ओर ठोस कदम उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के चीन यात्रा के पहले विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर हैं और ऐसे में मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। संजय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज स्टेट, यूपी उत्तराखंड। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर राजनीतिक सहमत का खेल शुरू हो गया है। सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि सर्वसम्मति से चुनाव हो, यानी निर्विरोध चुनाव हो, लेकिन विपक्ष की अपनी राजनीति है और अपनी रणनीति है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में विपक्षी नेताओं की बड़ी बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति तय की गई। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक विपक्ष भी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर चुका है। राजनाथ सिंह सभी विपक्षी नेताओं से संपर्क साध रहे हैं और उनसे समर्थन मांग रहे हैं ताकि निर्विरोध चुनाव हो सके। वैसे पिछले कुछ वर्षों पर आप निगाह डालें तो चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव, राजनीति से दूर नहीं रहा है। इन दोनों चुनावों में भी राजनीतिक दांव-पेच देखने को खूब मिले हैं। सहयोगी राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ वोट चोरी का आरोप तो दूसरी तरफ SIR का मुद्दा। इन दोनों मुद्दों को लेकर लगातार इंडिया गठबंधन इसको लेकर मंथन कर रहा था और उसी के साथ बैठक में इस बात पर भी मंथन किया गया है क्या चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लेकर आया जाए। इसके ऊपर विपक्ष के कई नेताओं द्वारा इस बात का समर्थन किया गया है कि महाभियोग लेकर आना चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये आरोप लगाया था कि इलेक्शन कमीशन के निगरानी में ये वोट चोरी का आरोप लगा और उसके बाद बिहार का SIR का मुद्दा लगातार पहले ही बना हुआ है। तो इन दोनों मुद्दों को लेकर लगातार अब विपक्ष जो है वो हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर से इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। तो इसी बीच अब महाभियोग का मामला भी सामने आ रहा है कि इसके ऊपर मंथन जारी और विपक्ष जो है इसको लेकर महाभियोग लेकर आ सकता है। वीडियो संजय शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वक्त हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और हमारे ठीक पीछे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो है वोट अधिकार यात्रा चल रही है। सासाराम से होते हुए औरंगाबाद ये यात्रा पहुंच चुकी है। इस वक्त आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि यात्रा किस रूप में किस तरीके से चल रही है। औरंगाबाद में हम इस वक्त मौजूद हैं। तमाम नेता सांसद जो है महागठबंधन के वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी जयराम यादव भी आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहुत मेहनत का काम है क्योंकि काफिले के साथ दौड़ना भागना बड़ा मुश्किल होता है। तमाम नेता कार्यकर्ता जो हैं वो इस रोड के जो है एक तरफ खड़े हैं और स्वागत कर रहे हैं तेजस्वी यादव का और राहुल गांधी का। इस वक्त तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पे राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने थोड़ी देर मीटिंग की कार्यकर्ताओं से, उन लोगों से मुलाकात की जिनका नाम जो है वोटर लिस्ट में काटा गया है और उनसे बातचीत करने के बाद जानने की कोशिश की कि भाई आपका नाम क्यों काटा गया है। औरंगाबाद में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने उन लोगों से भी मुलाकात की है जिन लोगों को मृत घोषित किया गया है मतदाता सूची में। तो ये जो पड़ाव है सासाराम से चला, औरंगाबाद पहुंचा, औरंगाबाद में मत जो है जो मत जिनका काटा गया है उनसे मुलाकात और इसी तरीके से राहुल गांधी जो है मुलाकात लोगों से करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और एक माहौल बना रहे हैं वोट अधिकार यात्रा के मद्देनजर ज़मीन पर। आज पटना में एक बार फिर से STET के छात्रों का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से STET के जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी STET के छात्रों ने प्रदर्शन किया था जिसके बाद उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। आज देखिए एक ही मांग है कि TRE 4 से पहले STET का परीक्षा जो है वो लिया जाए और इसी को लेकर जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। सभी छात्र जो है किन मांगों को लेकर स्टेट TRE 4 से पहले स्टेट होना चाहिए। सरकार नीतीश कुमार जी, आप बिहार के बच्चों को लॉलीपॉप देना बंद करिए। बच्चे आपके लॉलीपॉप के अंदर फंसने वाले नहीं हैं। छात्रों का एक ही सूत्री मांग है कि स्टेट TRE 4 से पहले होना चाहिए।
इससे पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया था? सर एक सेकेंड रुक जाइए, इससे पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया? आप लोग जनता की आवाज को मत दबाइए सर, हम लोग खुद नीतीश कुमार जी का विरोध नहीं कर रहे हैं। आप देखिए प्रशासन डेलीगेशन का टीम बात किया हुआ है, मुख्यमंत्री से मिलाने का कोशिश किया जा रहा है। हम सभी छात्र तमाम छात्र जो हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस इनका ये साफ कहना है कि इस बैरिकेडिंग पर ना खड़े हो। ये तस्वीर पटना के डाकबंगला चौराहे की है। एक ही मांग है कि एसटीईटी की जो एग्जाम है उसे टीआरई से पहले कराना चाहिए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरे छात्र हैं ये डाकबंगला चौराहा को जाम कर चुके हैं और इससे आगे जाने की फिलहाल अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस जो है इन लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। ये लोग डेलीगेशन की मांग कर रहे हैं और ये मांग सीधी है कि एसटीईटी नहीं तो वोट नहीं। ये बड़ा आरोप जो है वो लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर एसटीईटी नहीं ली गया तो वोट नहीं देंगे। पहले बिहार में एसटीईटी होना चाहिए, उसके बाद टीआरई 4 जो है वो हो। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पुलिस भी पूरी तरीके से तैनात है। जो वाटर कैनन है वो यहाँ पर लगा दिया गया है कि अगर किसी तरीके की बदमाशी यहाँ पर हो तो वाटर कैनन का प्रयोग किया जा सकता है। और यही तस्वीर जो है वो पटना के डाकबंगला चौराहे की है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यन कुमार के साथ उत्कर्ष, पटना। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जिला पंचायत अध्यक्ष मतदान में सुरक्षा और निष्पक्षता को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करी। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद जिलाधिकारी नैनीताल को एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसएसपी नैनीताल को कड़ी फटकार लगाई और पुलिस द्वारा मामले में लापरवाही बरतने पर उनके ट्रांसफर की भी बात कही। हालांकि सरकार द्वारा उनका बचाव किया गया और न्यायालय से उन्हें एक और मौका देने की बात कही, जिस पर कोर्ट ने एसएसपी नैनीताल को भी मामले में अपना एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा है। अब कल इस पूरे मामले में दोबारा सुनवाई होनी है। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि नैनीताल एक पर्यटक स्थल होने के साथ हाईकोर्ट की सीट भी है और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हाईकोर्ट की नाक के नीचे हुआ है तो प्रशासन और पुलिस जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं। कल एसएसपी नैनीताल और जिलाधिकारी नैनीताल को मामले में अपना एफिडेविट दाखिल करना है। नैनीताल से समीर शाह, न्यूज़ स्टेट। आज सुबह से मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मौसम विभाग ने मुंबई को रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट जारी करने के बाद इस समय हम लोग मौजूद है अंधेरी पश्चिम वीरा देसाई रोड पर और जो वीरा देसाई रोड है इसमें पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। जलमग्न होने की वजह से पूरी तरीके से रोड पर जो आने वाले जाने वाले लोग हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस रोड पर आने जाने वाले जो स्कूटी और बाइक है वो पानी में जाने की वजह से बंद हो जा रही हैं। बंद होने के जो बाद यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको धक्का मारकर बाहर निकाल रहे हैं। पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि रोड पर जो कार खड़ी है उनको एक प्रकार से समुद्र की लहरों की तरह लहर दिखाई दे रही है और जो बाइक और बड़ी कार जा रही है तो पानी इस प्रकार से समुद्र के लहरों की तरफ से दिखाई देती नज़र आ रही होगी। और सबसे बड़ी चीज़ है ये वो इलाका है जो हर साल जब मुंबई में बारिश होती है तो हर साल भरता है, लेकिन किसी प्रकार का इसका निजात नहीं मिल पा रहा है और पब्लिक इस समय इस बारिश का आनंद भी ले रही है। और पानी भरने के बाद निकासी का कोई रास्ता नहीं है और पब्लिक इस समय जो गाड़ियां बंद हो जा रही है वो इन रोडों के थ्रू ले करके उनको बाहर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है पूरा का पूरा वीरा देसाई रोड इस समय जलमग्न हो गया है। और आपको बताते चले कि इस समय रोड पर जो आने जाने वाली गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से बंद हो रही हैं क्योंकि वीरा देसाई रोड पर घुटने तक पानी भरा हुआ है और पानी की वजह से यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ राम कुमार गुप्ता, मुंबई। पहाड़ों पर हो रही लगातार बरसात के चलते यमुना नदी के साथ साथ बरसाती नदियां उफान पर है और इस वक्त हम लोग हथनी कुंड बैराज पर खड़े हैं और सीजन में पहली बार 1,30,000 क्यूसेक पानी यहाँ हथनी कुंड बैराज पर रिकॉर्ड किया गया है और यह पानी सीधा दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया है। हथनी कुंड बैराज की यह पहली बार ऐसी तस्वीर सामने आई है जो डरा देने वाली है। पानी की लहरें कम से कम 30-30 फुट ऊपर उठ रही हैं और यह पानी डरा देने वाला है। हालांकि यह पानी 72 घंटे के बाद दिल्ली में दस्तक देगा। बता दें कि यमुना नदी के साथ साथ बरसाती नदियों का पानी भी इसी यमुना में आकर मिलता है और 72 घंटे के बाद जब यह पानी दिल्ली में दस्तक देगा तो वहां के निचले इलाके काफी प्रभावित होंगे। इस पूरे मामले की जानकारी हथनी कुंड बैराज से दिल्ली सिंचाई विभाग को दे दी गई है।
हथनीकुंड बैराज पर 1,78,000 क्यूसेक पानी के आया इलाके के लोगों के लिए दहशत का माहौल बन गया। हम लोग जहाँ खड़े हैं ठीक मेरे पीछे लगभग 3 एकड़ जंगल था जो यमुना के कटाव में बहता हुआ सीधा आगे जा रहा है। ये सागवान के पेड़ हैं, खैर के पेड़ हैं, ये सब पेड़ इस वक्त यमुना में समा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये मैं दरार दिखाना चाहता हूँ, हालांकि मैं आगे जाऊँगा तो खतरा होगा। और मेरे नीचे बिल्कुल देखिए कितनी ज़बरदस्त, यहाँ अभी कितनी ज़बरदस्त ये भूमि कटाव हुआ है। और ऐसा ही कटाव यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। और न जाने हज़ारों सागवान और खैर के पेड़ जो हैं वो इस पानी की बेट चढ़ चुके हैं। मैं बात करूं, बाबा एक मिनट सुना, आप बाबा से बात करूंगा। बाबा क्या नाम है आपका? जिले सिंह जी, कितना कटाव हो चुका है, कितना जंगल जो है जमुना में समा चुका है? यहाँ गिर गया 10 किले। पहले कहाँ चलती थी जमुना और अब पहले चलती थी, वो पानी निकल गया यहाँ। जी ये रोड़ी है ना यहाँ जी, या बहुत पानी वहाँ ठीक नहीं ना होते, सही बड़ी है 2 साल से। तो खतरा क्या महसूस कर रहे हैं आप? मैं खतरा तो ये बंद टूट जाए तो वहीं जाएंगे बस। तो बिल्कुल बाबा का कहना है कि अगर ये कटाव नहीं रुका तो एक बड़ा खतरा गांव कोलीवाला के लिए है, क्योंकि जिस प्रकार का कटाव अभी आपने देखा भी, और ऐसा कटाव लगातार हो रहा है। अगर मैं पीछे कैमरामैन से बात करूं तो वो आपको दिखाएंगे कि कितने पेड़ हैं। नज़र आ रहे होंगे मेरे सामने कम से कम 1 दर्जन से अधिक सागवान के पेड़ हैं जो यमुना के बहाव में बहते जा रहे हैं। और बाबा का कहना है कि 10 एकड़ के करीब जंगल जो है वो यमुना में समा चुका है। और ऐसे में अगर पहाड़ों पर और बरसात होती है तो जाहिर सी बात है कि ये जंगल में पूरे का पूरा यमुना की बेट तो चढ़ेगा ही, साथ ही गांव कोलीवाला भी इस यमुना की बेट चढ़ सकता है। राजधानी दिल्ली में यमुना का जल स्तर अब खतरे के निशान को पार कर चुका है, यानी कि जो खतरे का निशान है 205.33 मीटर, अब उसको पार करके 205.48 मीटर पर यमुना पहुंच चुकी है। तस्वीरें साफ तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हालात हैं इस समय। पानी आप देख सकते हैं, जो छठ का घाट जो है उसको पूरी तरीके से ढक चुका है, यानी कि छठ के घाट तक पानी जो है यमुना का पहुंच चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो ये जितने गेट आप अभी ITO पर देख रहे हैं, ये सारे गेटों को खोल दिया गया है। कुल मिला के 32 गेट हैं, सभी गेट को खोल दिया गया है ताकि पानी जो दिल्ली में पहुंच रहा है वो दिल्ली से बाहर निकल सके। 2023 में जब दिल्ली में बाढ़ आई थी तो उस समय सबसे बड़ा कारण जो था वो ये गेट था, जिसकी वजह से जो पानी है एक ही जगह रुक गया और उसके बाद दिल्ली में लगातार पानी सड़कों तक पहुंच गया था। इस समय की अगर हम बात करें तो जो आसपास के जो इलाके हैं, जो निचले खादर के इलाके हैं, उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जिस तरीके से पानी लगातार बढ़ रहा है उससे ये अनुमान जताया जा रहा है कि पानी का जो लेवल है अब 206 मीटर को पार कर जाएगा। यानी आज रात 2 बजे यमुना का जो लेवल है, जो जल स्तर है, वो 206 मीटर तक पहुंच जाएगा। और जिस तरीके से हालात नजर आ रहे हैं, जो निचले इलाके हैं, खादर के इलाके हैं, यमुना बाजार का इलाका है, वहां तक पानी पहुंचने के आसार हैं। इसीलिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो हैं तमाम यमुना के इलाकों में पहुंच रही हैं, निरीक्षण ले रही हैं कि पानी कहां तक पहुंचा है। और इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जो गेट हैं वो सारे बैराज के वो खोल दिए गए ताकि दिल्ली में जो पानी प्रवेश कर रहा है वो दिल्ली से बाहर जाए। इस समय अगर हम बात करें तो 1.25 लाख क्यूसेक पानी लगभग यहाँ पर यमुना में मौजूद है। और इस समय अगर हम बात करें तो 1,76,000 क्यूसेक पानी कल शाम जो है हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया था, जो पानी दिल्ली पहुंचने में लगभग 36 से 48 घंटे का समय लगता है। यानी कि कल तक यमुना का जलस्तर 206 मीटर को पार कर सकता है। ऐसे में हालात जो हैं, जो निचले इलाके हैं, उनमें खराब देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, ऐसा सरकार का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में परेशानी जो है वो बढ़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ हरीश झा, दिल्ली। पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश का असर हिंगोली में देखने को मिला। आप देख सकते हैं गोरेगांव हिंगोली रिसोड महामार्ग बहु यहाँ पे जो नाला है, नाले को बाढ़ आने के कारण रिसोड गोरेगांव मार्ग पूरी तरह ठप हुआ है। यही मार्ग ने हिंगोली जिले में अगर आप देखा जाए तो कई मार्ग ऐसे, कई गाँव का संपर्क उठा है तो कई नदियाँ उफान पर है। हिंगोली में अगर देखा जाए तो हिंगोली के जो 3 धरण है, ईसापुर है, यलदरी है, सिद्धेश्वर धरण है, ये तीनों धरण 100% के भरने के कारण झरनों का पानी जो नदी में छोड़ा गया है, इसको लेकर जो नदी काट के जो गांव है वहां पर लोगों को सतर्क रहने का इशारा दिया जा रहा है। हिंगोली में पिछले 4 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा, ये जो गोरेगांव गांव के पास का जो नाला गुजरने वाला है, वो नाला को जो बाढ़ है, ये बाढ़ के कारण कई खेतों
का भी भारी नुकसान हुआ है। इसको कई और ये देखा जाए तो हिंगोली में एक किसान भी बह जाने की खबर प्रशासन की ओर से मिली है। हिंगोली में पिछले 4 दिनों से मूसलाधार बारिश के कारण कई गाँव में बाढ़ का पानी घुसा है, तो कई गाँव का संपर्क टूटा हुआ है। हिंगोली के जिले में तीनों धरण पूरी तरह भर गए हैं। एक तरफ देखा जाए तो पानी का प्रश्न मिट गया है हिंगोली का, लेकिन अभी भी 4 दिनों से मूसलाधार हो रही बारिश के कारण यहाँ के लोगों का जनजीवन त्रस्त व्यस्त हुआ है। कई जगह जल भरा हुआ है, तो कई जगह काफी घरों का भी नुकसान हुआ है। प्रशासन की ओर से अगले और 2-3 दिनों में पानी का अलर्ट दिया गया और लोगों से अपील की जा रही है कि घरों से बाहर ना निकले। टिहरी में लगातार रात से हो रही बारिश से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है और जगह जगह भूस्खलन हो रहा है और मकानों में दरार पड़ रही है। किस तरह से ये पुस्ता पूरी तरह से जिला मुख्यालय जाने वाला टूटा है और ये क्रॉस बैरियर है और ये आपस में ये आप दिख रहा है। नीचे पूरे पेड़ जो हैं वो गिर गए हैं और कैमरा पर्सन से कहूँगा कि नीचे जिस तरह से वो मकान है पूरी तरह से मलबे की चपेट में आकर ध्वस्त हो गया है और साथ ही जो ये दीवार है ये दीवार भी पूरी दरार पड़ चुकी है और ये जिला मुख्यालय जाने वाली सड़क है और ये भी इसमें भी दरार पड़ गई है। तो कुल मिलाकर जगह जगह इस बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त किया हुआ है। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टिहरी गढ़वाल। उज्जैन में बाबा महाकाल की शाही सवारी निकाली गई। इस शाही सवारी में बाबा महाकाल ने अपने 10 दिव्य अलग अलग रूपों में दर्शन दिए। वहीं इस शाही सवारी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। आपको बता दें कि शाही सवारी जो है मंदिर प्रांगण से शुरू हुई, जो अपना पारंपरिक जो मार्ग था उससे होते हुए रामघाट पहुंची, जिसके बाद वापस शाही सवारी मंदिर में पहुंची। मंदिर में विशेष तौर पर पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद जब ये शाही सवारी निकली तो बाबा महाकाल उज्जैन की नगरी में अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पहुंचे, प्रजा के हाल जानने के लिए पहुंचे। वहीं भक्तों ने भी फूलों से इनकी वर्षा कर इनका स्वागत किया। आपको बता दें कि शाही सवारी में जो है केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया भी शामिल होने पहुंचेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप बेस के साथ रामालिया, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। गुरु जलालुद्दीन की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अभी एटीएस और एडी की जांच खत्म ही नहीं हुई, उसके बाद में तुर्की से भी 20 करोड़ से अधिक फंडिंग बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले में धर्मांतरण केस में लिप्त छांगुर उर्फ जलालुद्दीन, जो देश विदेश में फंडिंग के पैसे मंगवाता था और हिंदू धर्मजात की लड़कियों को अवैध धर्मांतरण कराता था और धर्मांतरण से लिप्त से ये अपना एक बहुत बड़ा गोरख धंधा भी चलाता था, जिसको धर्मांतरण फैक्ट्री भी उतरौला में संचालित करता था। उसके साथ में शामिल थी नीतू उर्फ नसरीन और नवीन अरोड़ा, जो आज ये जेल में बंद हैं, लेकिन फिर भी जांच पड़ताल में ये सामने आया है कि 20 करोड़ जो तुर्की किसी कंपनी ने इनको फंडिंग की पैसा दिया था, वो आज निकल के सामने आया है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि छांगुर जो जलालुद्दीन था, वो जो धर्मांतरण का फैक्ट्री बलरामपुर में चला रहा था। सौर ऊर्जा इस समय सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित हो रही है। इस बीच बनारस रेल इंजन कारखाने ने एक नया प्रयोग किया है। इसके तहत ट्रैक के बीच में सोलर प्लेट्स को फिट किया गया है, जिससे आसानी से सौर ऊर्जा को यहाँ पर संरक्षित किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारत में पहला प्रयोग ये किया गया है, जब रेलवे ट्रैक के बीच में इस तरीके की सोलर प्लेट्स को फिट किया गया है। 70 मीटर लंबा ये पूरा जगह है जहाँ पर इस तरीके की फिटिंग किए गए हैं और इस फिटिंग के माध्यम से सौर ऊर्जा को किस तरीके से आसानी से पहुँचाया जा सके, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। 28 प्लेट्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जहाँ पर कि सौर ऊर्जा जो है आसानी से इसे प्रिजर्व किया जा सकता है और यहाँ से जो बिजली है वो सीधे अब जो है वो स्टोर हो रही है यहाँ पर इस मशीन में, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर ये डायरेक्ट करंट है, यानी कि डीसी करंट यहाँ पर आ रहा है और 67 से लेकर के 80 यूनिट्स के बीच में ये बिजली पैदा कर रही है और सीधे इसका सप्लाई जो है यार्ड में आ रहा है। जैसा कि हमें बताया गया है कि इससे आसानी से बिजली पैदा हो रही है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे बनारस रेल इंजन कारखाने ने लगाया है और
इसका जो सफलता है उसे देखते हुए आने वाले दिनों में 5.8 किलोमीटर का रेडियस है बनारस रेल इंजन कारखाने के यार्ड का। इस पूरे यार्ड में इस तरीके के सोलर प्लेट्स लगाए जाने हैं, जिससे कई लाख यूनिट तक बिजली पैदा की जाएगी और इसका पूरा फायदा जो है वो बनारस रेल इंजन कारखाने को मिलेगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।